हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 17 मार्च और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 मार्च 2025 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। इस बार की थीम रखी गई थी ए जस्ट ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि है नई दिल्ली में, ये 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट बना है। और अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने बजट में रुपए के चिन्ह को बदल करके एक नया चिन्ह इंट्रोड्यूस किया है जो कि तमिल में लिखा गया है। इसके अलावा भारत दुनिया में सबसे लंबे रोड और मेट्रो नेटवर्क के मामले में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा में तेल क्षेत्र नियामक और विकास संशोधन विधेयक लाया गया है। और शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मर्करी पुरस्कार दलाई लामा ने जीता है। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा था कि दुबई में एफडीआई करने वाले सबसे बड़े स्रोतों में भारत जो है ये टॉप पर है। 21.5% हिस्सा है भारत का इसमें। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में लगातार 13वीं बार शीर्ष पर रही मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जीआरएम ओवरसीज लिमिटेड ने शक्ति आटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया सलमान खान को। और अमेरिका के द्वारा सुझाए गए 30 दिवसीय रूस यूक्रेन शांति समझौते को रूस यूक्रेन दोनों देशों ने मान लिया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने 1 मिनट में किया वन लाइनर रिवीजन। अब हम लोग डिटेल करंट अफेयर की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो एमजेटी ऐप पर होली ऑफर आज एंड हो रहा है। फटाफट से जाओ और जो भी वीडियो कोर्स या जो भी ई बुक्स आपको लगे कि आपके लिए यूजफुल है, सबकी प्रॉपर डेमो भी अवेलेबल है, तो आप उसको ले डालो। नहीं तो फिर अब होली के बाद कोई ऐसा बड़ा त्यौहार नहीं नजर आ रहा है तो कोई बड़ा ऑफर नहीं आएगा, तो आपको उसी में जो मेन प्राइस है उस पर आपको मिलेगा। तो अभी जाकर के उसे ले डालो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिला प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता है? डब्ल्यूपीएल संपन्न हो गया है और विमेंस प्रीमियर लीग का ये तीसरा संस्करण था, थर्ड संस्करण था, है ना। तो इसको किसने जीत लिया है? मुंबई इंडियंस की टीम ने। मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल को हरा करके जीता है। दिल्ली कैपिटल जानते हो, 3 संस्करण अभी तक हुए हैं, तीनों संस्करण में ये उप विजेता रही है। फाइनल बार तीनों बार पहुंच गई लेकिन फाइनल जीत नहीं पाई एक भी बार। खैर, मुंबई इंडियंस इस बार की रही। मुंबई इंडियंस ने दूसरी बार जीता हुआ है, ये दूसरी बार विजेता बनी हुई है ना। और एक बार बेंगलुरु ने जीता था, आरसीबी ने एक बार जीता है। तो टोटल 3 संस्करण हो चुके हैं, ठीक है ना। 3 संस्करण हो चुके हैं और ये वाला जीत लिया मुंबई इंडियंस ने। पिछला वाला आरसीबी ने जीता था और पहला वाला संस्करण मुंबई इंडियंस ने जीता था। तो फर्स्ट भी जीता और थर्ड भी जीता। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, हर प्रकार का क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं। चलिए, तो भाई विजेता की धनराशि क्या रखी गई? 6 करोड़ रुपए विनर्स को मिले। उप विजेता की धनराशि 3 करोड़ रुपए। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में हरमनप्रीत कौर रही, यही कैप्टन भी है, यही कैप्टन भी हैं, ये भी बात याद रखना। 44 गेंदों पर 66 रन इन्होंने फाइनल बनाए। टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलता है, आप जानते हो। आईपीएल हो चाहे डब्ल्यूपीएल हो, आईपीएल जैसे महिलाओं पुरुषों के लिए होता है, वैसे डब्ल्यूपीएल महिलाओं के लिए होता है। तो ऑरेंज कैप टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले को मिलता है, ये नेट सीवर ब्रंट को मिला। इन्होंने अभी तक 10 पारियों में 523 रन बनाए टोटल, ठीक है। सबसे अधिक विकेट जो लेता है उसे पर्पल कैप का अवार्ड मिलता है। तो एमेलिया केर, ये 10 पारियों में 18 विकेट ली थी, इनको पर्पल कैप मिला है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, यानी एमपीवी का सीजन का चुना गया है नेट साइवर ब्रंट को, इन्हीं को। और 523 रन इन्होंने बनाए हैं और 12 विकेट भी लिए हैं, ऑलराउंडर है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन अमनजोत कौर को दिया गया है, ठीक है। तो ये अवार्ड है कुछ। तो पर्पल कैप और ऑरेंज कैप तो याद रखना, ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। अगला अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या वैक्सीनेशन डे, दोनों ही आप कह सकते हो, ये मनाया जाता है 16 मार्च को। टीकाकरण दिवस 16 मार्च को क्यों भाई? क्योंकि 16 मार्च के ही दिन साथियों 1995 में भारत में ओरल पोलियो की वैक्सीन की पहली खुराक पिलाई गई थी। ओरल वैक्सीन, ओरल क्या होता है? एक होता है सिरिंज वैक्सीन, एक होता है ओरल वैक्सीन। तो सिरिंज वैक्सीन मतलब सुई वाली, ओरल मतलब कि जो आपके मुंह में ओरल तरीके से पिलाई जाए। तो पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, आप जानते हो। तो ये ओरल वैक्सीन पहली बार पिलाई गई थी 16 मार्च 1995 में, ठीक है, पोलियो के उन्मूलन के लिए भारत में। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत में पोलियो अब नहीं है, भारत पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। पीछे मत देखो, पीडीएफ आपको दूंगा, वो देखना, पहले बात सुन लो।
1995 से लेकर 2014 तक पोलियो की खुराक पिलाई गई रेगुलर तरीके से, और उसका नतीजा ये मिला कि 2014 में आते भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। हालांकि किसी भी देश को किसी रोग मुक्त घोषित करने का एक क्राइटेरिया ये होता है कि पिछले 3 साल में ऐसे कोई केसेस ना आए रहे, यानी कि भारत में 2011 से कोई केसेस नहीं आए थे, इसलिए 2014 में जाकर WHO के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जब ये ओरल पोलियो की वैक्सीन खुलाई गई तो उसी के साथ ही उसी दिन पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हुई। बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। अब देखो, ये वाला चीज तो कभी कभी मान लो याद भी हो जाता है लोगों को, ये वाला तो सबको याद हो जाता है, ये वाला कुछ कुछ लोगों को याद हो जाता है। उससे भी कुछ लोग जो बचते हैं उनसे ये पूछ लिया जाता है कि भारत में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी। तो आपको ये अगर क्वेश्चन याद है तब आप ये आंसर जरूर कर ले जाओगे। ठीक है ना। तो ये कोई जरूरी नहीं है करंट अफेयर में सिर्फ यही करंट अफेयर वाला ही क्वेश्चन पूछा है, उससे जुड़ा जुड़ा जो भी स्टैटिक है वो भी पूछा जाता है, वो भी आपका करंट अफेयर के थ्रू ही कवर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं आपको स्टैटिक भी देता हूँ खूब भर भर करके। चलिए, तो पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1995 से, ये बात ध्यान रखना, याद रहेगा ना। और आ जाओ, दुनिया का पहला टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजा गया था, लगाया गया था, खोजा गया था, 1796 में विकसित किया गया था। चेचक का इन्होंने, स्मॉल पॉक्स का इन्होंने इसके खिलाफ पहला टीका बनाया था। विश्व टीकाकरण अगर सप्ताह की बात करें तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो है ये अप्रैल महीने के लास्ट वीक में होता है, यानी 24 से 30 अप्रैल। ठीक है, तो अप्रैल महीने का आखिरी सप्ताह कहो, चाहे चाहे 24 से 30 अप्रैल को हो। आगे, ये प्रमुख दिवस हैं, इनका रिवीजन कल हम लोगों ने किया था, तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कंटेंट पूरा आपको सब पीडीएफ मिलेगा, और पीडीएफ डेली आपको दी जाती है। कहाँ पर मिलता है? टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम पर जाना और एमजेटी एजुकेशन ज्वाइन कर लो, उसी पर आपको डिटेल वाली पीडीएफ मिलेगी। मैं कोई भी चीज शॉर्ट नहीं करता हूँ, कम नहीं करता हूँ, इसमें से पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं, यूनेस्को की विश्व धरोहर केंद्र ने अपनी अस्थायी सूची में भारत की कितनी संपत्तियां जोड़ दी हैं? तो यूनेस्को की एक होता है स्थायी सूची, एक होती है अस्थायी सूची। तो अस्थायी सूची जो होती है उनमें काफी दिनों तक रखा रहता है कोई धरोहर स्थल, तो उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, यानी कि मेन वाली जो सूची है उसमें डाल दिया जाता है। तो यहाँ बात हो रही है अस्थायी सूचियों की। ठीक है, तो यहाँ पर जो अस्थायी सूची है, नॉन परमानेंट वाला है, उसमें अभी 6 प्रॉपर्टीज को जो इंडिया की हैं उनको ऐड किया गया है, 6 संपत्तियों को ऐड किया गया है। आर्टिकल देख पाओगे रेफरेंस के लिए। तो इंडिया एड 6 प्रॉपर्टीज टू इट्स टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को हेरिटेज स्टेटस। अब देखो एक चीज और, पहले ये समझ लो कि यूनेस्को हेरिटेज साइट में लाया क्यों जाता है, जरूरत क्यों पड़ती है। तो कभी कभी कुछ कुछ धरोहर ऐसी होती हैं जिनको प्रिजर्व करना, संरक्षित रखना बहुत जरूरी होता है। तो उसको करने के लिए एक जिम्मेदार संस्था है जो है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसी के द्वारा दुनिया भर के ऐसे जो ऐतिहासिक, जो पुरातात्विक स्थल हैं उन सबको संरक्षित किया जाता है, और यूनेस्को की उसकी एक लिस्ट होती है प्रॉपर। तो हर देशों की लिस्ट, हर देशों को संपत्तियां होती है, तो हर देशों की अपनी अपनी लिस्ट होती होगी। यूनेस्को के पास एक पूरी लिस्ट है। तो यूनेस्को के पास जो लिस्ट है उसमें भारत की कितने साइट है? तो आप कहोगे भारत के 43 हैं साइट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की मेन वाली लिस्ट के। लेकिन ये जो टेंटेटिव लिस्ट है इसमें 62 हैं। 62 जो हैं ये अस्थायी सूची वाले हैं, ये बात ध्यान रखना, अस्थायी सूची वाले हैं। और ये वाला वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली। ठीक है, इंडिया के। अब आते हैं इस पर प्रॉपर्टीज में, जो 6 अभी ऐड की गई हैं टेंटेटिव वाले में। तो 6 ऐड की गई हैं, उसमें कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है छत्तीसगढ़ का, मुदुमल मेगालिथिक मेनहिर है, अशोकन शिलालेख स्थल है, 64 योगिनी मंदिर है मध्य प्रदेश का, गुप्त मंदिर है, और बुंदेलो के महल किले हैं। ठीक है, तो ये जो 6 हैं ये साइट अभी जोड़ी गई है। अब ये परमानेंट कब आएंगी ये तो देखा जाएगा। नॉन परमानेंट में मतलब 62 स्थल है ना, ये काफी दिनों तक इसमें रहेंगे रहेंगे। कभी बीच में से हो सकता है इन्हीं में से कोई उठा करके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाल दिया जाए। ठीक है, तो अभी जो अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अब क्वेश्चन देखो सीजीएल वगैरह में जब बढ़िया लेवल का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दोगे तो उसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चलो ये तो सबको पता है कि 43 वर्तमान में है, 43, लेकिन इसमें से बताओ दो कितने प्राकृतिक हैं, कितने मानव निर्मित हैं, कितने जो हैं मिश्रित श्रेणी है, श्रेणियां बता दो। तो आप बताना कि सांस्कृतिक श्रेणी होती है, एक होती है प्राकृतिक श्रेणी, और एक होता है मिक्स्ड श्रेणी। तो यूनेस्को भी उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। तो भारत में जो टोटल 43 है ना, उसमें सांस्कृतिक श्रेणी से 35 है, प्राकृतिक यानी नेचुरल श्रेणी से 7 है, और एक मिक्स्ड श्रेणी से शामिल है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना।
चलो अब मुझे कमेंट करके बता दो कि अभी जो 43वां शामिल किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाला, ये कौन सा था? कमेंट करके बताइए। ठीक है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं। होयसला मंदिर और शांति निकेतन, ये 41वां 42वां था, इसको मत करना। आप बताओ 39वां और 40वां, अगर इससे पहले कहोगे तो धौलावीरा और रामप्पा मंदिर था। 43वां आपको बताना है। और पहला अगर पूछा जाएगा तो सबसे पहले यूनेस्को में, देखो इसका तो मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, कोर्स में है, लेकिन चलो, तो पहला दूसरा अगर पूछा जाए तो क्या हुआ था ना कि सबसे पहले 1983 में, 1983 में सबसे पहले 4 को शामिल किया गया। 4 को, 4 कहाँ कहाँ से? तो पहले यूनेस्को वाले आए, उसको मैंने आपको स्टोरी से याद कराया था ना। यूनेस्को आए और वो वाले आए, कहे कहाँ चले घूमने, तो भाई उन लोग को बताया कि घूमने वाली कोई जगह बताओ इंडिया में। तो कहे यहाँ पर आते हैं, अगर सबसे पहले जाते हैं ताजमहल देखने, आगरा में। कहें अच्छा। आगरा पहुंचे वो, तो आगरा का ताजमहल ऐड कर लिए, लिस्ट में डालो इसको, यूनेस्को वाले डाल लिए। फिर कहे कि ताजमहल की स्टोरी बताओ। कहे ताजमहल ये शाहजहां बनवाए थे अपनी बेगम के लिए, और बेगम को अपने वहां दूर बैठ के आगरे के किले से झांका करते थे। कहीं आगरा किला है? कहें हाँ, कहाँ है? तो कहें वो देखो दिख रहा है, जाओ। तो कहे इसको भी डालो, तो दोनों डाल लिए। फिर कहें अब कहाँ चले? कि अब महाराष्ट्र में एक अजंता एलोरा गुफाएं हैं, वहां पर बहुत सारे बौद्ध मंदिर वंदिर हैं। और उसके बाद फिर गुप्तकालीन वहां पर इतिहास मिलता है, कहीं वहां चलो। तो पहुंच गए ये लोग औरंगाबाद। औरंगाबाद का अब नाम बदल दिया गया है, खैर छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर अजंता और एलोरा गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, तो उनको ऐड कर लिया गया। इस हिसाब से 1983 में सबसे पहले 4 धरोहर साइट जुड़ी। ये कहानी सिर्फ समझाने के लिए थी और घोर काल्पनिक थी, वास्तविकता से इसका कोई लेना देना नहीं, बस आपको ये स्टोरी के माध्यम से समझ में आ जाए, बस इसलिए मैंने बताया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने हल्के और उन्नत ओपन एआई मॉडल गेम्मा 3 लॉन्च किया? गेम्मा 3, ये हल्का और उन्नत ओपन एआई मॉडल है और ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। अब देखो ये ओपन एआई मॉडल है, तो इसका मतलब ये ओपन एआई वो वाला मत समझना। ओपन एआई एक कंपनी भी है ना, जिसने अपना चैट जीपीटी लॉन्च किया है, तो वो वाला मत समझना। ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला नहीं, ये गूगल का है। ओपन मतलब ओपन सोर्स है। जिसे ओपन सोर्स में बात करूं, जैसे एंड्रॉइड है, एंड्रॉइड एक ओपन सोर्स सिस्टम है, डिवाइस है या ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि कोई भी कंपनी एंड्रॉइड से अपनी प्रोग्रामिंग कर सकता है, लॉन्च कर सकता है। और यही वजह है कि एंड्रॉइड पर सब कोई अपना ऐप बना करके लॉन्च करते हैं, अपना एमजेटी ऐप भी एंड्रॉइड पर अवेलेबल है। तो ऐसे ही ओपन सोर्स एआई मॉडल बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। किसने बनाया भाई? गूगल ने बनाया है। गूगल ने इसे नाम दिया है गेम्मा 3। गेम्मा 3, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। गेम्मा 3 से लॉन्च किया गया है और ये हल्का और उन्नत ओपन एआई मॉडल है, मतलब हल्के फुल्के यूज के लिए काम आएगा, जैसे इमेज जनरेट करवा लिए, थोड़ा बहुत किसी के बारे में न्यूज इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, उसके लिए है। तो स्मार्टफोन, लैपटॉप, अन्य कंप्यूटिंग डिवाइस वगैरह में ये काम कर जाएगा अच्छे से। तो जो इनका जेमिनी है ना, जेमिनी, जेमिनी 2.0 गूगल का ही है, ये भी ध्यान रखना। परचेज किया था इसको इन्होंने, इसी के तहत ये छोटा सा इसी का एक सेगमेंट है और इसी का एक हल्का रूप है, ठीक है। गेम्मा 3 नाम याद रखना। गूगल के बारे में तो आप जानते हो, सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं। 1998 में इसकी स्थापना हुई थी। लैरी पेज और सर्जेई ब्रिन जो है इसकी स्थापना किए थे। अगला जो जानना आपके लिए जरूरी है वो है ये कि होली ऑफर जो है इसका आज लास्ट डे है, आखिरी मौका है। अब इसके बाद कोई त्योहार नहीं आ रहा है, तो आप लोग जो है अगर ई बुक नहीं लिए हो तो ई बुक ले लेना। वीडियो कोर्स में भी जा करके देख लो, सब्जेक्ट वाइज भी वीडियो कोर्सेज हैं, एनटीपीसी का वीडियो कोर्स है। इसके अलावा भी और भी जीएस सफलता बैच है, उसको सब लोगों ने लिया हुआ है, आप भी जा करके लियो लो, ठीक है। और भी मैथ वगैरह के हैं या फिर उत्तर प्रदेश स्पेशल है, मतलब बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो आपको जो भी सब्जेक्ट वाइज भी अगर आए तो वो भी बहुत ही ज़्यादा नाम मात्र की फीस पर आप ले सकते हो। और अपनी ये ब्रह्मास्त्र की जो बुक है इसका ई बुक फॉर्मेट भी अब अवेलेबल कर दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, तो आप इसे ले सकते हो। कूपन कोड याद रखना, होली, होली HOLI, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, किसी भी प्रकार का डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लॉगिन वगैरह में इशू आ रही है, तो एप्लीकेशन में ही जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन मिलेगा, प्रेस कीजिए और बात कीजिए, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक को उसके प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 दिया गया? तो प्रवाह और सारथी पहल, ये दो पहल हैं, किसकी हैं? आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। ये भी याद होगा आपको, मैंने आपको बताया था ना, प्रवाह और सारथी पहल, इन दोनों पहलों को अभी एक सम्मान मिला हुआ है, रिकॉग्नाइज किया गया है यूके में, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, ठीक है ना।
ये देखिए आर्टिकल है, आरबीआई विन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड फॉर सारथी एंड प्रवाह इनिशिएटिव। तो सारथी और प्रवाह इनिशिएटिव शुरू किया था किसने? आरबीआई ने। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है डेली करंट अफेयर में, मैंने फुल फॉर्म भी उसका बताया था आपको, प्रवाह का प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस वैलिडेशन एंड अथोराइजेशन। ठीक है, तो लंदन यूके स्थित सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा इसे दिया गया है। आरबीआई के बारे में आप बात करें अगर, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी भाई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल को हुई थी, 1 अप्रैल को 1935 को हुई थी। आगे चल करके 1 जनवरी 1949 को इसको नेशनलाइज कर दिया गया। ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर हुए। और पहले भारतीय गवर्नर कौन हुए? तो पहले भारतीय गवर्नर हुए सी डी देशमुख। देशमुख। अभी के गवर्नर कौन है ये आप बताओगे? 26वें नंबर के गवर्नर कौन है? कमेंट करके बताइए। शक्तिकांत दास के बाद आए हुए हैं। अगला 26 और 27 मार्च को होने वाली एससीओ के रक्षा अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो एससीओ के रक्षा अधिकारियों की बैठक की मेजबानी दोस्तों चीन में होगी। और कब होगी? 26 और 27 मार्च 2025 को। आर्टिकल देखिए, चाइना टू होस्ट एससीओ डिफेंस ऑफिशियल मीट टू डिस्कस फ्यूचर सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है फ्यूचर सिक्योरिटी कोऑपरेशन पर बात करना। हालांकि एससीओ जो है ये एक प्रकार से विकलांग टाइप का हो गया, इसका कोई महत्व उतना है नहीं, कोई खास मीटिंग होती नहीं है। ब्रिक्स में थोड़ा सा हवा भरने का काम किया था पुतिन ने, लेकिन फिर भी वो ट्रंप के आने के बाद फुस हो गई। लेकिन अब देखते हैं एससीओ को दोबारा कैसे उठाता है चाइना। एससीओ देखो एक संगठन है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस संगठन में दिक्कत क्या कर दी है? चाइना चला रहा हो, चलो ठीक है, चाइना है, इंडिया है, सब कुछ ठीक है, अच्छा चल रहा है, चलिए अच्छा बढ़िया। लेकिन दिक्कत यह है कि इसमें इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान को भी ऐड कर दिए हैं। और इंडिया पाकिस्तान की वजह से हो जाता है बड़ा गड़बड़। अभी आपने देखा था जो एक मीटिंग हुई थी बीच में पाकिस्तान में, जब एस जयशंकर साहब वहाँ गए हुए थे, है ना? तो वहां पर भी बड़ी उम्मीदें लगा करके बेचारे होस्ट किए थे। तो इससे जिस मकसद से बनाया जा रहा है उस मकसद का खुद ही पाकिस्तान सुधारने में नाम नहीं ले रहा है, इस वजह से सुधार हो नहीं पा रहा है कुछ। खैर ये होगा मीटिंग किंगदाओ चीन में, है ना? जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ खास इसका निष्कर्ष अभी आ नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल के वर्षों में जो भी समिट हुई बस औपचारिकता मात्र रह गई है, कुछ खास निकल करके आ नहीं रहा है। जैसे ब्रिक्स वाला भी हुआ था ना पिछला रूस के कजान में, तो उसमें बहुत सारी चीजें निकल करके आई थी। एक तो सबसे पहले पुतिन की मध्यस्थता के बाद भारत और चीन दोनों भी अपने सीमा विवाद को कम करने पर आए, एक साथ टेबल टॉक किए, वो एक बहुत बड़ा चीज निकल करके आया। ब्रिक्स को कैसे मजबूत किया जाए, उसका एक्सपेंशन कैसे किया जाए, इन सब पर भी बातचीत हुई। तो वो सब बड़ी बड़ी बातें हुई, लेकिन इनमें कुछ अच्छा कुछ दिख नहीं रहा अभी। खैर एससीओ 2025 ये आयोजन होगा चाइना में ही, क्योंकि अब देखो छोटे मोटे बैठक का आयोजन कर रहा है, मेन वाला भी यही करेगा। जब करेगा तब इसकी थीम भी इसने लॉन्च कर दी है, अप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एससीओ ऑन द मूव। ये थीम है उसकी। एससीओ ईयर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी घोषित किया है वर्ष 2025 को चाइना ने। अच्छा, अगर एससीओ की बात करें 2001 में स्थापित हुआ था। ये चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान ये इसके मेंबर हैं। ईरान इसमें 2023 में शामिल हुआ, बेलारूस 2024 में अभी शामिल हुआ था, और पाकिस्तान और भारत 2017 में शामिल हुआ था। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है और भी आगे बनेगा। भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ था इससे। अगला, मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया? तो मूडीज ने अनुमान बताया भाई 6.5% रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट वित्तीय वर्ष 2025-26 में। अच्छा, अगर जब फाइनेंशियल ईयर या FY26 लिखा रहे तो इसका मतलब आप समझिएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 टू 2026 है ना, 2025-26 समझना इसको, लास्ट वाला को। ठीक है, अच्छा, तो ये इनके अनुसार 6.5% रहेगी जीडीपी। जीडीपी क्या है? बहुत सारे नए लोग आए हैं, उनको देख लीजिए जीडीपी है क्या। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो जीडीपी क्या होती है? जीडीपी किसी एक देश की किसी एक वित्तीय वर्ष में जितने भी देश भर के अंदर, बॉर्डर के अंदर अंदर सेवाओं का और उत्पादों का उत्पादन हुआ रहता है, मतलब जो भी सर्विसेज और जो भी गुड्स का प्रोडक्शन हुआ रहता है, उन सभी की योग करते हैं जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आप ऐसे ही समझो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू आय, घर के अंदर हुई हुई आय, किसी भी प्रकार के स्रोत से हो, चाहे विदेशियों द्वारा हो चाहे देशियों द्वारा हो, किसी भी प्रकार से हो, देश के अंदर अंदर हो एक फाइनेंशियल ईयर में, तब उसे कहेंगे जीडीपी। ठीक है ना? तो ये जीडीपी का अनुमान लगाते हैं कि कितना दर से बढ़ रहा है जीडीपी, हर साल कितना ग्रोथ हो रही है, तो वही ग्रोथ रेट का अनुमान लगाते हैं। तो इन्होंने बताया है कि 2025-26 में 6.5% से बढ़ जाएगी जीडीपी,
है ना, लेकिन ये लोग अनुमान लगाते रहते हैं। एक्चुअल डाटा कौन बताता है? आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जो अभी आई थी बजट वाली में, मैंने आपको क्लास में अच्छे से समझाया हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट इंडिया की इकोनॉमी की हेल्थ बताता है कि एक्चुअल में क्या हेल्थ रहने वाली है, तो यही सही सही डाटा बताता है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि वर्ष 2000 वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6.3% से 6.8% के बीच में रहेगी भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है ना। तो ये भी याद रखना और इनका भी याद रखना, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया सब। आगे बढ़ते हैं। टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए? टाटा कम्युनिकेशन, इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। एनजीएस के नाम से ये फेमस है, एन गणपति सुब्रमण्यम, और ये बन गए हैं टाटा कम्युनिकेशन के नए अध्यक्ष। ऑप्शन में आपको कुछ और नाम दिख रहे हैं, जैसे नटराजन चंद्रशेखरन, ये टाटा सन्स के ये अध्यक्ष हैं। मेन जो टाटा सन्स है उसी के अंदर ही सब हैं, ठीक है। टाटा पावर हुआ, टाटा स्टील हुआ, इसके बाद ये टीसीएस हुआ, ये सब उसी के अंदर है, टाटा सन्स के अंतर्गत। और टाटा सन्स को कौन चलाता है? टाटा ट्रस्ट। तो टाटा सन्स के हैं नटराजन चंद्रशेखरन, के कृतिवासन जो है ये टीसीएस के, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सबसे ज्यादा प्रॉफिट रेवेन्यू यही टीसीएस से आता है। तो टीसीएस के ये अध्यक्ष हैं। आप लोग एग्जाम देने जाते हो वो भी टीसीएस करा रही होती है मैक्सिमम एग्जाम। एन गणपति के बारे में जान ही लिए। प्रवीर सिन्हा जो है ये टाटा पावर के अध्यक्ष हैं, टाटा पावर के, ठीक है। चलिए, तो अभी इनको बनाया गया है जिनके पास 40 वर्षों का अनुभव है, टाटा कम्युनिकेशन के अध्यक्ष बने हैं एन गणपति सुब्रमण्यम। अगला, ये कुछ और नियुक्तियां हैं, रिवीजन करेंगे। अतुल कुमार गोयल अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ बनाए गए हैं। विकास कौशल एचपीसीएल के अध्यक्ष बने हैं। अमिताभ मुखर्जी राष्ट्रीय खनन विकास निगम के अध्यक्ष बने हैं। अंजू राठी राणा पहली महिला विधि सचिव बनी है। अजीत रत्नाकर जोशी आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ बनाया गया है। मनन कुमार मिश्रा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 7वीं बार लगातार अध्यक्ष बने हैं। तुहिनकांत पांडे सेबी के अध्यक्ष बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नियुक्ति है ये। फर्नांडो फर्नांडिस यूनिलीवर के सीईओ बने हैं। और शक्तिकांत दास पीएम मोदी के दूसरे प्रधान सचिव नियुक्त किए गए हैं पीके मिश्रा के अलावा। अगला, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीत ली है? इसको जीत लिया है साथियों झारखंड ने अभी हाल ही में हरियाणा को हरा करके 15वां नंबर का सीजन वाला हॉकी इंडिया का सीनियर का विमेंस हॉकी चैंपियनशिप जीत लिया है। नेशनल गेम होता है ये, ठीक है ना। तो ये नेशनल लेवल का होता है, मतलब राष्ट्रीय स्तर का होता है। हरियाणा के खिलाफ इन्होंने जीत दर्ज की है। फाइनल मुकाबला तो ड्रॉ हो गया था, फिर पेनाल्टी शूट आउट से जीत घोषित किया गया। वहीं अब ये दोनों से गोल्ड सिल्वर हो गए। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल के लिए मिजोरम ने हराया महाराष्ट्र को और ये जीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। तो तीसरे नंबर पर ये रहा। अगला, मार्च 2025 में कहां पर तेजस एमकेआई प्रोटोटाइप से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? अस्त्र मिसाइल, इसका परीक्षण तेजस एमकेआई ने किया है। तेजस जो है ये अपना स्वदेशी एलसीए है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, मतलब हल्का लड़ाकू विमान है। तेजस स्वदेशी है, भारतीय ने बनाया है, ठीक है ना। हालांकि कुछ इंजन के पार्ट जो हैं ये अमेरिका से लिए गए हैं, लेकिन भारत नहीं बना है। तो इसने अभी इसका एक प्रोटोटाइप है अभी पूरा, क्योंकि तेजस लॉन्च नहीं हुआ अच्छे तरीके से, है ना, यूज के लिए। तो अभी इसका एक प्रोटोटाइप है, उसने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और कहाँ पर किया है? ओडिशा में किया है। ओडिशा में क्या है? चांदीपुर टेस्ट फायर रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज, आईटीआर चांदीपुर, आप सुनते होंगे। तो यहीं से टेस्टिंग की जाती है मिसाइल वगैरह की। तो डीआरडीओ की ही एक यूनिट ने इसे बनाया है, नाम है भारतीय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए। तो डीआरडीओ की ही है यूनिट, इसके द्वारा बनाया गया और यहाँ परीक्षण किया गया है। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, BVRAAM। अस्त्र मिसाइल जो है वो एयर टू एयर वाली होती है। तो 100 किलोमीटर तक से अधिक की इसकी मारक क्षमता भी है। अगला, तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। देखो, करंट अफेयर को रटना नहीं होता है, समझना होता है। समझे रहोगे तो आपसे अगर 1-2 साल बाद भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तब भी आप बता ले जाओगे। नहीं तो करंट अफेयर अगर रटने बैठोगे ना तो फिर आप रटते रह जाओगे, कभी याद नहीं होगा, पढ़ते जाओगे भूलते जाओगे। तो इसीलिए करंट अफेयर को समझना चाहिए। चलिए, कल मैंने पूछा था आपसे कि सुनील छेत्री बताइए किस स्थान पर है सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल करने में। यह तीसरे पर है। भारतीय बैंक संघ की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। आज आपको क्या बताना है?
आज बताना है रूस यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए किस शहर में अमेरिकी और यूक्रेनी अधिकारियों की बैठक हुई। भयंकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महान important, यहाँ भी लिख भी दे रहा हूँ, ये महान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़कर जाना। किस शहर में हुई थी ये बैठक, अभी जिस पर दोनों 30 दिवसीय समझौते पर सहमति दर्ज किए हैं। दलाई लामा को 2023 में किस वर्ष के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया, ये तो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था ना ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बताइए रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको किस वर्ष के लिए दिया गया है, क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी। तो दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता होगा डिटेल से जरूर आंसर करना। मैं मिलूंगा साथियों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।